दिस इज डे 2 आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ टॉपिक्स की। इट वुड बी इंटरेक्टिव सेशन फॉलोड बाय ऑल 3 days विच विल आल्सो फॉलो द सेम सूट। आउटलाइन मेकिंग स्किल्स का कल हमने एक बैकग्राउंड और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आउटलाइन है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, अच्छी आउटलाइन कैसे होनी चाहिए, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, ऑस्पेक्ट्स कैसे बनाएं, सब ऑस्पेक्ट्स कैसे बनाएं, फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करके आप एक फेयर आउटलाइन में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन अब सवाल यह है कि डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हैं और उन डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग है। उसकी क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इनको देखने की ज़रूरत है। इसलिए आज की हम क्लास में एक कैटेगरी है टॉपिक्स की जिसको डिस्कस करेंगे, और वो है इशू बेस्ड टॉपिक्स, जो कि कंपैरेटिवली आसान है। और आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल इजी है, बट ग्रेजुअली आप उसके जब एस्पेक्ट्स बनाएंगे तो यू वुड फील के एस्पेक्ट्स आर वेरी ट्रिकी टू मेक। और एस्पेक्ट्स अगर आप सही बनाएंगे तो ही आप बर्डन ऑफ प्रूफ को सही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कुछ टीचर्स इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे कि जी, ऐसे एक्सपोजिटरी होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, या मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अप्रोच अच्छी होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा आम एस्पायरेंट्स के लिए आसान बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि टॉपिक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कैटेगरीज ये हैं कि आप जितने भी टॉपिक्स देखेंगे सीएसएस एग्जाम में, और हम इस सेशन के 25-30 टॉपिक्स को जब डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें मालूम भी होगा कि टॉपिक्स, पहले सबसे आसान कैटेगरी है उनकी, वो है वन वर्ड या इशू बेस्ड, जिनको आज हम कवर करेंगे। उनसे थोड़ी सी डिफिकल्ट कैटेगरी है, उसका नाम है और कैटेगरी। ये आज की क्लास का दूसरा पार्ट होगा सीखने का। उससे मुश्किल होगी क्वेश्चन और स्टेटमेंट फॉर्म, उसके बाद फ्यूचर कैटेगरी, और फिर प्रोवर्बियल टॉपिक्स। तो हर कैटेगरी के अगर आप कोई 5 से 7 टॉपिक्स एक बार कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे डिफाइन करना है, एस्पेक्ट्स कैसे बनाने हैं, और फिर उसके बाद सब एस्पेक्ट्स तो बनते ही रहेंगे, क्योंकि कंटेंट कैन नेवर बी डेवलप्ड ओवरनाइट। कंटेंट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और उसके ऊपर हम फिर क्लास भी रख लेंगे। हैविंग सेड दैट ये सारी कैटेगरीज हैं, तो वी विल डेडिकेट 1 day टू ईच कैटेगरी। क्लास में भी हम उनको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम उनका फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपको होमवर्क मिल जाएगा जो कि आप लोग करेंगे। आते हैं जी पहली कैटेगरी के ऊपर। लास्टली 2016 से पहले जितने सीएसएस के ऐसे के बारे में टॉपिक्स आते थे, तो 70% वन वर्ड या इशू बेस्ड ही आते थे। अब भी जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनमें इसके कुछ अनासर रेलिवेंट हैं, लेकिन अब ये कैटेगरी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रही। बट नंदलेस ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इश्यूज को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको इसका सीखना बड़ा अहम है। जब हम वन वर्ड या इशू बेस्ड टॉपिक्स की बात करते हैं तो हमें 2-4 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगी कि इन टॉपिक्स का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले इनका पर्पस ये होता है कि हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को स्मॉलर लॉजिकल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो कि तमाम तरह टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई हो। जब भी आपको वन वर्ड या इशू बेस्ड टॉपिक्स आए, जैसे पॉवर्टी है, टेररिज्म है, फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है, आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट भी लिखना है। मैक्सिमम आपने जो एस्पेक्ट्स बनाने हैं वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा आपने एस्पेक्ट्स नहीं बनाने। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने सब पॉइंट्स एलोकेट करनी है हर एक एस्पेक्ट को। मिसाल हम ले लेते हैं टॉपिक्स की। पास्ट पेपर्स को अगर हम क्विकली देखें तो ये कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। 2000 से अगर हम बात कर लें, दे आर फ्लैश एज सच, आई होप यू विल बी एबल टू रीड देम।
इन तमाम तरह टॉपिक्स को हम लार्जली वन वर्ड या इशू बेस्ड कैटेगरी में काउंट करते हैं, बिकॉज एक सिंपल इशू हमसे पूछा गया है और उसको हमने डिस्कस करना है अपने ओवरऑल राइटअप में। अब टॉपिक फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी होगा तो याद रखें एक फ्रेमवर्क आपने फॉलो करना है। इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ तो कांस्टेंट हो गए। उसके अलावा जो आप एस्पेक्ट्स बनाएंगे वो आपने बेस्ड ऑन नेचर ऑफ टॉपिक, बेस्ड ऑन इट्स रेलिवेंस, ये करना है कि उसके टाइप्स को जहन में रखना है कि टाइप्स भी लिखे जा सकते हैं एज एन एस्पेक्ट। हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिखा जा सकता है। फिर उसके कॉजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस भी लिखे जा सकते हैं। वन वर्ड या इशू बेस्ड टॉपिक्स में मेजर मेजर जो एस्पेक्ट्स आपने लिखने हैं वो इन तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर लिखने हैं। इट कुड बी 5 causes, 5 effects एंड 5 solutions। इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। जहां तक बात है टाइप्स और हिस्ट्री की, तो टाइप्स आप दो भी लिख सकते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप कोई दो पैराग्राफ या एक में भी कर लें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक पैराग्राफ में आप जम कर सकते हैं। उससे आप कम्युनिकेट ये कर रहे हैं कि यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, और किस बात के ऊपर कितना लिखना है वो आप यहाँ पे एड्रेस कर पा लेंगे। उसके मिसालें लेते हैं। एक टॉपिक है फॉर इंस्टेंस, पावर्टी इन पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया। तो हमने देखा कि यार पावर्टी के ऊपर टाइप्स, ये एक अनफिट एस्पेक्ट होगा, मिसफिट एस्पेक्ट एस्पेक्ट होगा। बस में कोई पावर्टी के टाइप्स नहीं होते, जबरदस्ती आपने नहीं बनाने के जी। स्पिरिचुअल पावर्टी होती है, इमोशनल पावर्टी होती है। पावर्टी इज बेसिकली मटेरियल पावर्टी यहाँ पे जिसकी बात हो रही है। तो आपने डिफरेंट उसके जो है ना फिर सब एस्पेक्ट्स लिखे, फिर आपने फैक्ट्स लिखे, फिर आपने वे फॉरवर्ड लिखा। तो अगेन हमने देखा कि इसमें जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स है वो तीन थे। बकाया जो दो हैं जैसे टाइप्स और हिस्ट्री, वो मोर और लेस यहाँ पे इररेलीवेंट है। अलबत्ता एक एस्पेक्ट आप नया ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि एक पैराग्राफ आप लिखें करंट ओवरव्यू ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान के ऊपर। उससे ये होगा कि आप अपनी डिस्कशन का एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे जो कि रीडर को आपकी बकाया डिस्कशन समझने में हेल्प आउट कर लेगा। वी आर डन विद दिस पार्ट। फिर हम इसको करेंगे प्रायोरिटाइज कि कौन सा आर्गुमेंट पहले आना चाहिए और फिर आपकी फेयर आउटलाइन बनेगी। ये पहला मैं कराता हूँ आपको, ताकि फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लूंगा। फिर सेकंड हम करेंगे, फिर हम क्लास वर्क करेंगे। हमने आउटलाइन लिखी और आउटलाइन में हमने सबसे पहले दिया इंट्रोडक्टरी रिमार्क, विच इज ऑब्वियस कि पाकिस्तान इज होम टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स पुअर विथ मिलियंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। देन कम्स थीसिस स्टेटमेंट। आपको चूंकि वो नहीं सिखाया अभी तो वी हैव ओमिटेड इट, अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे। एस्पेक्ट नंबर 2 इज इम्पॉर्टेंट, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान, जिसमें आप कंटेम्प्ररी ओवरव्यू दे देंगे पावर्टी की डिफरेंट डायनामिक्स जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है। फिर आप रीजंस बताएंगे कि पावर्टी क्यों ओवर द कोर्स ऑफ टाइम खत्म नहीं हुई। एक सुपर पावर हमारी नेबरहुड में है, उसने 10-20 साल में सारी गुर्बत खत्म कर ली, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रही। इसके ऊपर आपने लिखने हैं सब एस्पेक्ट्स। अच्छा है कि सेंटेंस फॉर्म में लिखें, लेकिन अगर फ्रेज में भी लिखें तो चलें, क्या ही कह सकते हैं हम इसको। आपने ये चीजें लिखी कि लो इनकम सस्टेन पावर्टी, wealth inequality concentrates income within a small elite, weak industrial sector limits job and growth। वैसे तो सिर्फ लाइन ऑफ आर्गुमेंट लिखना काफी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव लाइन ऑफ आर्गुमेंट हो तो उसके नीचे अगर आप केस इन पॉइंट लिख लें, इट कुड बी फैक्चुअल, इट कुड बी केस स्टडी, और एनीथिंग एल्स, और इवन एन एग्जाम्पल।
उससे आपका आर्ग्यूमेंट आउटलाइन में ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो बैटल आपने पूरे ऐसे में जीतनी थी, वो आप आधी बैटल आउटलाइन में ही जीत लेंगे। फर्ज कर लें कि हमने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, एक हमने बर्ड्स आई व्यू ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान के ऊपर लिखा। बकाया जो हमारे ये पैराग्राफ होंगे, वो काउंट कर लें तो काजेस के ऊपर हम कोई 5 पैराग्राफ लिखेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर 5 और सोल्यूशन के ऊपर 5, एंड देन इट फॉलोड बाय कंक्लूडिंग पैराग्राफ। लेकिन चूंकि ये क्लास है, मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा कंटेंट का इशू भी है, तो मैं क्लास में थोड़े से लिमिट से आर्ग्यूमेंट ज्यादा लिखूंगा। लेकिन मैं आपको वर्बली जरूर बताऊंगा कि किस एस्पेक्ट के ऊपर कितने पैराग्राफ लिखने चाहिए, ताकि आपको जो बर्डन ऑफ प्रूफ अंडरस्टैंड करने का इशू है वो क्लियर हो जाए। बकाया ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और इनको खुद रीड आउट कर लें कि ये हमने डिफरेंट जो कॉजेज हैं पॉवर्टी के लिखे, उसके बाद हमने डिफरेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी लिखे 5। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा भी डेफिनेटली आप सोचेंगे, पढ़ेंगे, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फाइनली, अ रोड मैप विच स्टैंड्स एज सच, एंड द कंक्लूजन। यहाँ पे हम डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं। और आपके जो लिखी हुई आउटलाइंस थी उनको भी मैंने रिव्यू किया, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी आउटलाइंस लिखी हैं, बट नॉनदलेस देयर माइट बी सर्टेन क्वेश्चंस। तो आपको इशू बेस्ड कैटेगरी से रेलिवेंट अगर कोई सवाल है जहन में, तो वो आप अभी पूछ लें, ताकि हम फिर सेकेंड टॉपिक की तरफ डिस्कशन को आगे ले। हैविंग सेड दैट, बाकी क्वेश्चंस को हम इस डिस्कशन के फिर बाद एड्रेस कर लेंगे। अब दूसरा हम टॉपिक लेते हैं, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। 2019 पीएमएसएन में ये पूछा गया था, रेलिवेंट टॉपिक है, आज भी रेलिवेंट है। और इसको आप देख लें। अभी आपके अगर छोटे मोटे इश्यूज हैं नंबरिंग के, प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग की इंपॉर्टेंस के, तो देख लें। दिस इज जस्ट अ हैंड रिटन आउटलाइन, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। आई जस्ट रोट इट बैक इन सम 8 years ago। और लकली फिर ये टॉपिक भी आ गया, एंड देन आई वाज एबल टू क्वालिफाई। इसको हमने ज़रा वर्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट हो गया। फिर आपने देखा कि इस्लामोफोबिया एक ऐसा टर्म है जिसको डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि इस्लामोफोबिया मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर लिया तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। रीडर वुड गेट एन इम्प्रेशन कि आपको इस्लामोफोबिया कॉन्टेक्चुअली, डेफिनेशनली और हर हवाले से पता है। फिर अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द करंट कंटूर्स ऑफ राइजिंग इस्लामोफोबिया अक्रॉस द ग्लोब, ये आपने लिखना है। एंड देन बाकी फिर जो डिबेट है वो सिंपल हो जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखें भी ठीक है, अदरवाइज आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को काजेज में सब मर्ज भी कर सकते हैं। ये आपने कुछ 6 आर्गुमेंट्स लिखे कि हिस्टोरिकली सर्टेन एक्सपीरियंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट, पॉलिटिकल इस्लाम, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, 9/11, रेफ्यूजी क्राइसिस एंड सो ऑन, इन सारी चीज़ों ने बेसिकली इस्लामोफोबिया को जनरेट किया है। इसकी क्या implications है? These are flashed as such कि Islamophobia is dangerous for plural societies. It generates West phobia in Muslim world. Clash of civilization would be turned into war of civilizations, और ओवरऑल वर्ल्ड में एक अनारकी आ जाएगी। फॉलोड बाय, ये भी हमने उसके लिखे कुछ implications, फॉलोड बाय these suggestions. You can add more solutions to this and so on. और ये कंक्लूडिंग रिमार्क हो गया। अब ये दो टॉपिक्स बेसिकली आपको इतनी डिटेल में कराने का मकसद ये था कि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पहले वाले टॉपिक में
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना रेलिवेंट नहीं था, डेफिनेशन इतनी रेलिवेंट नहीं थी, दूसरे में थी। सेकंड ये है कि अगर आपने किसी इशू को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है तो आप उसका एक करंट जो स्पेक्ट्रम है वो जरूर डिफाइन करें कि इस टाइम ये पर्टिकुलर इशू कहाँ पे खड़ा है और कैसे इसको जो है ना सॉर्ट आउट किया जा सकता है, एंड सो ऑन। अभी जो टॉपिक्स हैं जितने भी, वो पहले आप लोग इधर मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे मूव करूंगा।